हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी आपको हम यह दे दें कि आप हमारी क्लासेस को अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी क्लासेज प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे और 11 बजे से लगाई जाएंगी, यानी 9 से 10 और 11 से 12 में आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव जुड़ सकते हैं। 9 से 10 में हम लोग रीजनिंग का MCQ करेंगे और 11 से 12 में हम लोग मैथमेटिक्स का MCQ करेंगे। इस क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें एक बार फॉलो कर लेते हैं, उस केस में जब भी हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप क्लास को जो है वो समय से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी जो भी क्लासेज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगी उसको फ्री में एक्सेस करने के लिए आपको इस कोड का उपयोग करना पड़ेगा, RMV10। इस कोड का उपयोग करके हमारी सभी क्लासेज को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए तो आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने इस सीरीज के 32 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। यह जो सेट आपका चल रहा है वह रेलवे एग्जाम के लिए तो है ही, इसके अलावा UPSI SSC GD एग्जाम में भी बहुत ही काम आएगा। कुल मिला के देखा जाए तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी जगह यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका परसेंटेज से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ही इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा जाता है। बोला गया है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। देखिए यहाँ पे बोल रखा है 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी से पहली का प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम तीनों संख्या के वैल्यू को फिक्स करेंगे। तो तीनों संख्या का वैल्यू तो पता नहीं है, सिर्फ तीनों संख्या में संबंध दे रखा है कि दो संख्या जो है वह तीसरी संख्या से, यानी संबंध किस संख्या से दिया है, दोनों संख्या का तीसरी संख्या से। तो हम क्या करेंगे कि इस तीसरी संख्या का वैल्यू फिक्स करेंगे। तो तीसरी संख्या का वैल्यू हम ले लिए 100, ठीक है, और माने हैं इसलिए लिख दिए हम से। तो तीसरा संख्या का मान हम मान लिए कि 100 है। अब देखिए क्या बोला है कि पहला संख्या जो है वह 30% ज्यादा है, तो 100 से 30% ज्यादा, यानी कि पहला संख्या 130 हो जाएगा। 100 से जितना प्रतिशत ज्यादा बोलेगा 100 में उसी वैल्यू को जोड़ देंगे। 100 से 10% ज्यादा 110 होगा, 100 से 20% ज्यादा तो 120 होगा, 100 से 10% कम तो 100 में से 10 माइनस कर लीजिए 90 होगा, 100 से 20% कम तो 100 में से 20 माइनस कर लीजिए 80 होगा। तो पहला 30% ज्यादा है तो 130 और दूसरा 40% ज्यादा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो तीसरा संख्या हम मान लिए 100, तो पहला संख्या 130 और दूसरा संख्या 140। अब आपके मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि क्या सर हम यहाँ पे 100 के बदले कोई और संख्या नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं। 100 के बदले 50 लीजिएगा तो यह 70 हो जाता, यह आपका 65 हो जाता। लेकिन 100 के बदले में अगर कोई दूसरा वैल्यू आप लेते हैं तीसरी संख्या के स्थान पर, तो फिर उससे 130% ज्यादा 140% ज्यादा निकालना थोड़ा हमारे लिए कठिन होगा। तो हम ऐसा वैल्यू निकालेंगे, ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसका 10% 20% निकालना हमारे लिए आसान होगा। और 100 का जितना परसेंट बोलोगे उतना ही होता है। तो तीनों संख्या का वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या बताना है, बोला है दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या को आप बट्टा में रखिए, जिसके साथ से लगा रहे हमेशा उसको कहां रखना है, बट्टा में रखना है। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का, तो पहली संख्या कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। जिससे बोले उसको हमेशा बट्टा में रखिएगा। पहली संख्या का प्रतिशत, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे कितना से, 100 से। अगर बोला जाए y से x का प्रतिशत, तो x ऊपर रहेगा y नीचे रहेगा 100, और प्रतिशत के लिए हम गुना करेंगे 100 से। तो दूसरी से जिसके साथ से लगा रहे हमेशा उसको बट्टा में रखिएगा। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू हमें परसेंटेज में बताना है। तो जिसका वैल्यू पूछेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, और परसेंटेज के लिए हम लोग गुना करते हैं 100 से। अब इसको सोल्व करिएगा तो यह आपका 0 से तो 0 कैंसिल होगा, 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा तो यह कितना हो जाएगा 50। गुना करिए 13 पंचे 65 600, 13 पंचे 65 650 बट्टा आपका 7 हो जाएगा। 7 से भाग करिए 7 9 63, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 बचेगा 20, 7 दूना 14 बच जाएगा 6, यानी कि 92.6/7, 92.6/7%
दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर? इसी क्वेश्चन में बोला गया होता है ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन में बोलता है कि दूसरी संख्या पहली से कितना पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए कम कितना है, पहला 10 कम है, किससे, तो बट्टा में 140, दूसरी से तो बट्टा में 140, परसेंटेज के लिए हम लोग गुना करते 100 से। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोट एंड स्ट्रीम से है। बोला है एक मोटर बोट खरे पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। खरे पानी में मोटर बोट का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव का चाल यह दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव के चाल को हम लोग VB से दर्शाते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह शुद्ध चाल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब बोला है कि वह 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चली और वही लौट आई। यह नाव जो है, बोट जो है, वह 91 किलोमीटर चला है अनुप्रवाह में। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के दिशा में गया है और लौट आया है, तो कुल मिला के 20 घंटा का समय लगा है। तो नदी में प्रवाह की गति क्या होगी, यानी कि धारा का चाल क्या होगा, प्रवाह की गति यानी कि धारा की चाल। तो धारा की चाल को हम VS से डिनोट करते हैं, चाल ही होता है ना, तो V फॉर वेलोसिटी और S फॉर स्ट्रीम। तो धारा का चाल नहीं पता है तो इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इसी का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि पूछा है नदी में प्रवाह की चाल यानी कि धारा की चाल। ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। सबसे पहला चीज कि जब भी नाव धारा की दिशा में जाएगा तो नाव के चाल में धारा का चाल जुड़ जाएगा, और धारा के विरोध में जाएगा तो नाव के चाल में से धारा का चाल घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि नाव का चाल है 3 9 और धारा का चाल है 3, तो धारा की दिशा में नाव का चाल 9 और 3 12 हो जाएगा। धारा के विरुद्ध नाव का चाल, तो 9 में से 3 माइनस कर लीजिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी कि धारा की दिशा में नाव का चाल प्लस होगा और धारा के विरुद्ध में नाव का चाल क्या होगा, माइनस होगा। हमें यहाँ पे क्या बताना है कि 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चला और वही लौट आया। तो 91 किलोमीटर अनुप्रवाह में चला है, वही लौट आया है, इसका मतलब पहले 91 किलोमीटर गया है अनुप्रवाह में यानी कि धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो इतना है ही, चाल 10 + x हो जाएगा, क्योंकि 91 किलोमीटर कैसे चला है, यह धारा के दिशा में चला है, और धारा के दिशा में चाल क्या होगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल, यही तो होगा। तो अनुप्रवाह में 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जाने में यही समय लगेगा। दूरी इतना तय करना है, चाल यह है, दूरी बट्टा चाल इतना समय लगेगा। फिर वही लौट आया है, वही लौट आया है यानी कि फिर 91 किलोमीटर वापस लौट आया होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि गया है धारा के दिशा में तो लौटेगा धारा के विरुद्ध, गया है धारा के दिशा में तो लौटेगा धारा के विरुद्ध। आप अपने घर से अगर मान लीजिए मार्केट जा रहे हो और रास्ते में अगर आपको चढ़ाई मिला है, जाने वक्त अगर चढ़ाई मिला है, तो जब आप वापस आओगे ना तो ढलान मिलेगा। तो उसी तरीके से गया है धारा के दिशा में तो लौटेगा धारा के विरुद्ध, यानी 91 किलोमीटर धारा के दिशा में गया है और वापस लौट आएगा, मतलब 91 किलोमीटर लौटेगा धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध चाल क्या होगा, नाव का चाल माइनस धारा का चाल, यानी कि 10 - x। धारा के विरुद्ध नाव का चाल 10 + x, धारा के दिशा में नाव का चाल 10 + x, धारा के विरुद्ध नाव का चाल 10 - x। एक बार इस दूरी को धारा के दिशा में, एक बार इस दूरी को धारा के विरुद्ध। तो दूरी बट्टा चाल, जाने में इतना समय, दूरी बट्टा चाल, आने में इतना समय, और कुल मिला के समय कितना लगा है, 20 घंटा। तो बराबर में आप लिख लीजिए 20। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रहे कि जब भी प्रश्न में बोले जाने में और आने में, तो एक चीज तो तय होगा कि अगर जाएगा धारा की दिशा में तो लौटेगा धारा के विरुद्ध, या फिर अगर जाएगा धारा के विरुद्ध तो लौटेगा धारा की दिशा में। यानी कोई एक तरफ, जाने और आने वाले क्वेश्चन में, बोट एंड स्ट्रीम में ध्यान रखेंगे कि जाने और आने वाले क्वेश्चन में एक तरफ धारा के साथ ले जाएंगे तो दूसरी ओर से लाएंगे तो धारा के विरुद्ध हम लोग लेकर के आएंगे। अब यहां से x का वैल्यू हमें निकालना है, चूंकि x ही हम लोग माने थे ना धारा की चाल को। धारा की चाल को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो x का वैल्यू निकालना है। इसको अगर सीधे आप सोल्व करने के लिए जाइएगा तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर वहां से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, जो थोड़ा मुश्किल है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे और बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को बना लेंगे। पूछा क्या गया हम लोगों से, धारा का चाल, तो ऑप्शन में क्या होगा, धारा का चाल होगा, लेकिन सब का सब सही नहीं होगा।
तो धारा की चाल को हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो x के स्थान पर जिस ऑप्शन को रखने पर यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी LHS बराबर RHS हो जाए, वही ऑप्शन सही आंसर होगा। तो चलिए हम x के स्थान पर 3 लेके देखते हैं। 3 लीजिए तो 10 और 3 13, बट्टा में 13 हो जाएगा। 91 में 13 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका वैल्यू। x के स्थान पर 3 है तो 10 में से 3 माइनस करिए 7, 7 से 91 को काटेंगे 13, और 7 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। कब, जब हम लोग x के स्थान पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा लिए। 4 लेके देखिए, 10 4 14, 14 91 को काटेगा ही नहीं, सॉल्यूशन आगे हमारा नहीं बढ़ पा रहा। 2 लीजिए 10 2 12, 12 भी 91 को नहीं काटेगा। 5 लीजिए 10 5 15, 15 भी 91 को नहीं काटेगा। तो बाकी के ऑप्शन को आप बड़े आराम से फिल्टर कर पाइएगा अगर यहां तक आप सॉल्यूशन कर लेते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, लेकिन यहां पे हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिगेशन पूरा का पूरा एक मेथड है जिसके मदद से बहुत सारे टॉपिक को हम लोग सोल्व करते हैं। बोला गया है कि एक व्यक्ति एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। देखो 20,000 रुपए में ना वह घोड़ा और गाड़ी दोनों खरीद लिया है, दोनों का सम्मिलित कीमत 20,000 है। अब आगे क्या किया है कि वह घोड़ा को बेचा है 20% के लाभ से, लेकिन गाड़ी को बेचा है वह 10% की हानि पर, और पूरे सौदे में उसे क्या हुआ है, 2% का लाभ हुआ है। गौर से एक कॉन्सेप्ट, अगर गौर से एक चीज को देखिएगा तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में 3 तरीके का विक्रय मूल्य है, 3 विक्रय मूल्य है। एक तो घोड़े का विक्रय मूल्य, दूसरा गाड़ी का विक्रय मूल्य, और तीसरा पूरे सौदे का विक्रय मूल्य। तो यहां पे हम लोग लगा देंगे एलिगेशन। जब भी किसी समूह को 2 अलग अलग गुणों के आधार पे 2 भागों में बांटा जाए तो वहां पे एलिगेशन मेथड काम होता है। एलिगेशन मेथड से क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस में 3 बिंदु, पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें, और कॉमन बिंदु पे कॉमन बातें। तो सबसे पहले देखिए, घोड़ा को 20% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब कि घोड़ा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20% लाभ मतलब 120% में। गाड़ी को 10% हानि पर, तो 100 माइनस 10 यानी कितना में, 90 में। और पूरे सौदे पर 2% का लाभ, पूरे सौदे पे 2% का लाभ यानी कि 102। क्रय मूल्य हम लोग 100 मानेंगे, 20% लाभ यानी 120, 10% हानि यानी कि 90, और 2% का लाभ हुआ है पूरे सौदे में, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा यह क्या है आपका, यह घोड़ा है, ठीक है, ध्यान रहे, यह घोड़ा है, और यह क्या है आपका, गाड़ी है। यहाँ पे यह घोड़ा का विक्रय मूल्य, यह गाड़ी का विक्रय मूल्य, या दोनों का विक्रय मूल्य। एलिगेशन मेथड में क्रॉस में से घटाते, क्रॉस में घटा के यहाँ लिखते हैं, तो 120 में से 102 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, यह आपका 18 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात है ना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइएगा, कोना कोनी ही घटाइएगा, क्रॉस में ही घटाइएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू में से छोटी। तो 102 में से 90 माइनस करिए, कितना होगा, 12। अब इसको काट लीजिए, अनुपात में अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। अच्छा यह जो फाइनल अनुपात आया वह किस बात को दर्शाएगा, तो अब आप कैलकुलेशन क्या किए उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। अब क्या आया है कि घोड़ा और गाड़ी के कीमत में 2:3 का अनुपात हो जाएगा। घोड़ा और गाड़ी के क्रय मूल्य में क्या अनुपात होगा, 2:3 होगा। निकालना क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य। अब देखिए दोनों का कुल कीमत कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 20,000, तो दोनों का कुल कीमत आपका दे रखा है 20,000, तो 20,000 को आप रखिए ऊपर, दोनों का कुल क्रय मूल्य 20,000, जबकि अनुपात में दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना, 2 और 3 5, यानी 20,000 अनुपात 5 का मान है, तो 5 से भाग करिएगा तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। यह 20,000 किसका मान है, अनुपात 5 का ना, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य देखिए, घोड़ा गाड़ी दोनों का क्रय मूल्य कितना, 5, तो 20,000 अनुपात 5 का मान है, तो 5 से भाग करिएगा, 1 अनुपात का मान निकलेगा। हमें घोड़े का क्रय मूल्य बताना है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 2 अनुपात 2 है, अनुपात 2 का मान निकालना है, तो फिर इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 2 से। अनुपात 3 का मान निकालना होता तो हम कितना से गुना करते, 3 से। 5 से अगर आप इसको काटिएगा तो 5 चौके 20, कितना बचेगा, 4,000 बचेगा। 4,000 में 2 से गुना करिए, 4,000 दूना कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो यही 8,000 रुपए आपका घोड़ा का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। गाड़ी का क्रय मूल्य पूछता तो 20,000 बट्टा 5 गुना 3 हम लोग करते, इससे गाड़ी का क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन मेथड है, एक एक मेथड को, एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझते रहिएगा, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो बहुत ही आराम से अपना आंसर निकाल सके। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। बोला है कि एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और 25% लाभ भी कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर,
ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम वजन तौलता होगा यह बताइए। देखिए, एक धूर्त व्यापारी है जो अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब किसी भी सामान को जैसे परचेज करके लाया है उसी रेट पर बेचता है। मान लीजिए कि चीनी वह बेचता है तो 40 रुपया पर केजी अगर खरीद के लाया है तो वह 40 रुपए पर केजी ही बेचता है। अगर वह चाय का व्यापारी है तो 100 रुपया पर केजी खरीद के लाता है तो 100 रुपया पर केजी ही बेचता है। तो वह लाभ कैसे कमाता है? वह 25% तो लाभ भी कमाया है, तो वह लाभ कमाता है कम वजन तौल कर। तो हमें यही बताना है कि भाई उसको 25% का लाभ हो रहा है सौदे पे, क्रय मूल्य पर ही बेचता है फिर भी 25% का लाभ हो रहा है, तो वह लाभ कमाने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है। तो सबसे पहले देखो यह लाभ कितना कमा रहा है, 25%, कम तौलकर 25% लाभ कमाया। अब 25% का मान निकालिए, कितना होगा 1/4। 25% का मान 25/100, 25% का मान 25/100 होगा ना, 1/4। अच्छा, यहाँ पे जो है ना 25% का लाभ है ना, तो आप होल वैल्यू निकालिए, लाभ का होल वैल्यू जोड़ के। लाभ का होल वैल्यू कैसे निकलता है? जोड़कर, और हानि का होल वैल्यू घटाकर। जोड़ते और घटाते कैसे हैं? तो नीचे वाला वैल्यू को ऊपर में जोड़िए, तो 4 और 1 5, और नीचे में सेम रहता है, नीचे में कुछ नहीं करना है, ठीक है, नीचे में वैल्यू आपका सेम रहेगा। इस दोनों का योगफल ऊपर में लिखना है, नीचे में सेम रहता है। यानी लाभ का होल वैल्यू जोड़कर और हानि का होल वैल्यू घटाकर। हानि होता तो 4 - 1 क्या हो जाता? 3/4 हो जाता। तो यह हमारा होल वैल्यू निकला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं होल वैल्यू, ठीक है, यह कहलाता है होल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। या 25% लाभ का होल वैल्यू, 20% लाभ का होल वैल्यू, तो 20% का मान 1/5 जोड़िए 6/5, 20% लाभ का होल वैल्यू। 12.5% का होल वैल्यू, 12.5% का मान 1/8, और 12.5% लाभ है तो 9/8 हो जाएगा। क्लियर? और हानि रहने पर घटा लेना है। अब आगे देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जितना प्रतिशत लाभ कमाता है उसका होल वैल्यू निकालेंगे। अब हमें यह बताना है कि 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को हम ग्राम के रूप में कितना लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। हमें यही बताना है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करें। तो हम 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में जितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है उसके होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा। 5/4 है तो 4/5। जितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहेगा 1 किलोग्राम में, उसके होल वैल्यू से हम लोग उल्टा गुना करेंगे। इससे निकलेगा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करें। 5 दूना 10, 200 ग्राम गुना 4 यानी 800 ग्राम। तो अगर वह व्यापारी चाहता है कि सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचे फिर भी 25% का लाभ हो, तो उसको 1 किलोग्राम के स्थान पर मात्र 800 ग्राम तौलना पड़ेगा, तभी उस व्यापारी को 25% का लाभ होगा। ओके, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में। आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है। बोला है यदि किसी धनराशि को 12% वार्षिक दर पर, 12% वार्षिक दर पर, यानी रेट कितना है? रेट है 12%। रेट को तो हम लोग आर से ही दर्शाते हैं ना, रेट 12% है। हर 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 1 वर्ष का अंतर। टाइम देखिए कितना है, टाइम कितना है? 1 वर्ष है, 1 साल। टाइम जो है ना वो आपका 1 साल है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने रुपया का? 36 रुपया का। सीआई और एसआई में अंतर दे दिया 36 रुपए का। तो वह धनराशि क्या होगी? क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। यदि किसी धनराशि को 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 1 वर्ष का अंतर 36 रुपए, टाइम 1 साल है, रेट 12% है, और सीआईएसआई में अंतर 36 रुपए का दे रखा है, मूलधन पूछ रखा है कि क्या होगा। गौर से एक कॉन्सेप्ट यहां पे देखिएगा क्या है। ब्याज का संयोजन देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है, हर 6 महीने बाद, यानी ब्याज का संयोजन छमाही। तो जब भी क्वेश्चन में ब्याज का संयोजन छमाही रहे तो छमाही के डाटा को आप वार्षिक में लाइए। छमाही के डाटा को वार्षिक में लाने के लिए रेट में हम लोग भाग करेंगे 2 से और टाइम में गुना करेंगे 2 से, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होता है। तो रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना। तो 12 में 2 से भाग करिए, कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा अब आपका 6%, और टाइम 1 साल में 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा। यह हम लोग क्यों किए हैं? छमाही के डाटा को वार्षिक में लाने के लिए। अब इस पार्ट को आप नहीं देखिएगा, इस पार्ट को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है।
हमारा रेट कितना हो गया 6%, टाइम कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। जब भी छमाही का डाटा दे तो उसको वार्षिक में लाने के लिए रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना। अरे 12% ब्याज तो 1 साल में जोड़ा जाएगा ना, तो 6 महीना में तो 6% ही होगा। दूसरी चीज और आगे आप समझिएगा, मान लीजिए तिमाही का डाटा होता तो 1 साल में कितना तिमाही होगा, 12/3 4 तिमाही होगा। तो हम रेट में 4 से भाग करते, टाइम में 4 से गुना करते, मतलब जितना से रेट में आप भाग करोगे ना, टाइम में उतना से ही आपको गुना करना है। यहाँ छमाही का डाटा है, वार्षिक में लाने के लिए रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा, अगर केस 2 साल का हो, ठीक है, अगर केस 2 साल का हो, सीआई में 2 साल और 3 साल ही पढ़ना है, तो सीआई और एसआई में डिफरेंस, परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो सीआई और एसआई में परसेंटेज डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग करते हैं रेट का स्क्वायर। क्या करते हैं, रेट का स्क्वायर। और जब भी रेट का स्क्वायर करते हैं तो इसमें हम लोग देते हैं 0.2 अंक के बाद, 0.2 अंक के बाद। जब भी रेट का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 अंक के बाद देते हैं, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यहां से परसेंटेज अंतर निकलता है। परसेंटेज अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेट का स्क्वायर करते हैं। तो रेट देखिए कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना 36 और 0.2 अंकों के बाद यानी यहां पे दशमलव, तो इतना प्रतिशत का अंतर हो जाएगा सीआई और एसआई में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। समझिए, रेट 6% है, टाइम 2 वर्ष है, तो सीआई और एसआई में यही अंतर होगा 0.36% का। जबकि सीआई एसआई में अंतर कितना दे रखा है 36, यानी कि यह जो 36 रुपए है ना, यह जो आपका 36 रुपए है, यह किसका वैल्यू है 0.36 का। सीआई एसआई में रुपए में अंतर ऊपर, परसेंटेज में नीचे। हमें बताना है मूलधन कितना, यानी 100% का मान, तो 100 से गुना करेंगे। पॉइंट हटाइए, ऊपर में 2 जीरो और होगा, 36 से 36 कैंसिल, आंसर आपका कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। यानी कि मूलधन जो है ना वह आपका हो जाएगा 10,000 रुपए। पूरा सीआई हम पढ़ा रखे हैं, आप देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए क्या है, बोला है ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, पार्टनरशिप का यह क्वेश्चन है, तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। देखिए ए का पूंजी व्यापार में कितना लगा है 4 और बी का पूंजी व्यापार में 5, यही तो लगा है। आगे 3 महीना के बाद, अच्छा 3 महीना के बाद कुछ घटना घटा है। यहाँ पे देखिए क्या है, ए अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया, पूरा पूंजी नहीं निकाला, 1/4 निकाला, और बी अपनी पूंजी का 1/5 निकाल लिया। बोला है कि व्यापार आरंभ होने के 10 माह के बाद 3800 रुपया का लाभ हुआ, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा बताइए। बी का हिस्सा बताना है। सबसे पहले देखिए ए और बी का पूंजी देखिए कितना है, ए और बी का पूंजी, ए का पूंजी है 4, बी का पूंजी है 5, 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। चलिए ठीक है, पूंजी तो पता चल गया। अब लाभ कैसे निकलेगा, तो पूंजी गुना समय लाभ होता है, ठीक है, पूंजी गुना समय क्या होता है, लाभ होता है। बोला है 3 महीना के बाद ये अपनी पूंजी लगाया, यानी ए का जो पूरा पूंजी है 4, यह व्यापार में कितना महीना लगा 3 महीना। व्यापार कुल मिला के 10 महीना तक चला, उसमें से 3 महीना तक ए का पूरा पूंजी व्यापार में लगा, तो पूंजी गुने समय लाभ, पहले 3 महीना ए इतना लाभ कमाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे ए को कितना लाभ होगा, तो ए अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लिया, तो ए का पूंजी तो यही 4 है ना, तो 4 का 1/4 निकाल लिया, यानी शेष कितना बचा होगा 3/4। 1/4 का शेष कितना 3/4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल 3। तो अब ए का पूंजी कितना बचा हुआ है 3, और यह जो पूंजी ए का बचा हुआ है वह बाकी के 7 महीने के लिए व्यापार में लगा होगा, क्योंकि 10 महीना के व्यापार में बोला है 3 महीना के बाद 1/4 निकाला, तो ए का जो भी पूंजी है वह 3 महीना तक लगा रहेगा। तो पूंजी गुना समय लाभ, पहला 3 महीना में इतना लाभ। अब 1/4 पूंजी निकाल लिया, तो 4 पूंजी तो यही था, एक है 4, 1/4 निकाल लिया, तो शेष पूंजी अभी भी होगा, तो 1/4 का शेष 3/4, यानी 4 का 3/4 मतलब कितना पूंजी अभी भी व्यापार में होगा 3 महीना, तो 3 रुपए। तो यह जो पूंजी है व्यापार में कितने दिनों तक लगेगा। अब बाकी का जो समय बचा हुआ है, तो 10 महीना का व्यापार है, 3 महीना के बाद 10 महीना के व्यापार में कितना समय बचेगा 7 महीना, तो 7 महीना इतना पूंजी, पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, कुल जोड़ेंगे ए का कुल लाभ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का कुल लाभ हो गया। आगे चलिए, अब बी का कुल लाभ देखिए, बी का पूंजी जो है वह पूरा पूंजी व्यापार में कितना दिन लगा है 3 महीना, ठीक है। बी ने अपनी पूंजी का 1/5 ले लिया, 3 महीना के बाद ही बी ऐसा किया है, तो बी का पूंजी व्यापार में 3 महीना लगा।
अब 1/5 पूंजी निकाल लिया, तो बी का पूंजी 5 है, 1/5 निकालेगा तो बचेगा कितना, 4/5। यानी कि शेष पूंजी बी का कितना बचा हुआ है, 4, और बी का जो शेष पूंजी है वह व्यापार में कितना दिन तक लगा रहेगा, 7 महीना तक। 10 महीना के व्यापार में 3 महीना बाद पूंजी निकाला, यानी पूरा पूंजी 3 महीना और बाकी का जो पूंजी है वह 7 महीना। पहले 3 महीना का लाभ इतना, अगले 7 महीना का लाभ इतना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यह वैल्यू क्या होगा, 4 तिया 12 में 7 तिया 21 जोड़ेंगे, 12 और 21 कितना, 33। ए का कुल लाभ 33 हो जाएगा। बी का लाभ 5 तिया 15, 7 चौके 28, 28 में 15 ऐड करिए, 28 में 15 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 43। बी का कुल लाभ कितना, 43। यह ए का लाभ, यह बी का लाभ, कुल लाभ ए का या कुल लाभ बी का। हमें बताना है बी को कितना लाभ मिलेगा, तो कुल लाभ देखिए कितना है, 3800 रुपए। 3800 रुपए यह कुल लाभ है, मतलब ए और बी दोनों का कुल लाभ 3800। जबकि देखिए तो अनुपात में कुल लाभ कितना, 33 और 43 76। तो यह जो 3800 है वह 76 अनुपात का मान है, तो 76 से भाग करेंगे तो 1 अनुपात का मान निकलेगा। अनुपात में दोनों का कुल लाभ 33 और 43 76, जबकि वास्तव में 3800, यानी अनुपात 76 का मान 3800 है, तो 1 का मान 3800/76। ठीक है, हमें क्या बताना है, बी को कितना लाभ मिला, बी का लाभ यानी कि 43 अनुपात का मान निकालना है, तो हम इसमें कितना से गुना कर लेंगे, हम इसमें गुना कर लेंगे 43 से, इससे निकल जाएगा आपका बी का लाभ। सोल्व करिए, काटिए, 38 से काटिएगा, 38 दूना 76, 38 से इसको काटिएगा 100 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए 2 से काटिएगा, कितना हो जाएगा, 50। अब गुना कर लीजिए, 0 है तो 0, 5 से 5 दिया 15, 5 हासिल 1, 4 पंचे 20 और 1 21, यानी 2150 रुपए का जो है ना लाभ किसको मिल जाएगा, 2150 रुपए का लाभ आपको मिल जाएगा बी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 4, 5, 6 का अनुपात। कुल सिक्कों की संख्या 760, सिक्कों की कुल संख्या 760 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तीनों प्रकार के सिक्कों के मूल्यों में, 3 तरीके का सिक्का है ना, 1 रुपए वाला, ठीक है, 1 रुपए वाला सिक्का है। ओके, चलिए 1 रुपए वाला, इसके अलावा 50 पैसे और 25 पैसे, यही 3 तरीके का सिक्का है। और इन तीनों प्रकार के सिक्कों के मूल्यों में 4, 5, 6 का अनुपात, इनके मूल्य का अनुपात देखिए कितना है, 4, 5 और 6। इसका मतलब है कि अगर 1 रुपए वाले का मूल्य 4 है, ठीक है, तो 50 पैसे वाला का मूल्य 5 होगा, 25 पैसे वाला का मूल्य 6 होगा। मूल्य है, मूल्य कहने का मतलब इतना रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया। अब कुल संख्या किसका दे रखा है, सिक्कों का कुल संख्या 760, तो हमें मूल्य से संख्या में जाना पड़ेगा। मूल्य से कहां जाना पड़ेगा, संख्या में। संख्या में क्यों जाएंगे, क्योंकि सिक्कों का कुल संख्या दे रखा है, जो कुल देगा वहां पे तो जाना पड़ेगा, तभी तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। 4, 5, 9, 6, 15, 15 बराबर 760 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 15 सिक्कों का कुल मूल्य है और यह सिक्कों का कुल संख्या, तो यह तो बराबर नहीं होगा। तो मूल्य से संख्या में आइए। अब संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, 1 रुपए वाला का मूल्य 4 है, तो सिक्का का संख्या भी कितना होगा, 4। 1 रुपया वाला जितना सिक्का उतना कीमत। देखिए 50 पैसा वाला का मूल्य 5 रुपए है, तो सिक्का कितना होगा, 10 सिक्का होगा तभी तो 5 रुपए होगा। और 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य 6 रुपए है, तो सिक्का कितना होगा, 24 सिक्का। ठीक है, सिक्का कितना होगा, 24, तभी तो मूल्य 6 होगा। अब यह अगर कटने वाला रहे फिर भी मत काटिएगा, क्योंकि इससे अनुपात आपका गड़बड़ हो जाएगा। 2 से काटिए 2, तो मूल्य 4 रुपए 2, यह पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़िएगा, काटिएगा नहीं। अब देखिए हमें क्या बताना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब बताइए कुल सिक्कों का संख्या कितना है, 760। कुल सिक्कों का संख्या 760, अनुपात में कुल सिक्कों का संख्या 4 और 10 24 और 24 48। कुल सिक्कों का संख्या, रुक जाइए, 4 और 10 14 और 24 38। अनुपात में कुल सिक्कों का संख्या कितना, 38, जबकि रियल में सिक्कों का संख्या 760। तो सिक्कों की वास्तविक संख्या में अनुपातिक संख्या से भाग करिएगा तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। यह भी सिक्कों की कुल संख्या है, यह भी कुल सिक्कों की कुल संख्या, यह वास्तविक संख्या या अनुपातिक संख्या। अनुपात में सिक्कों की कुल संख्या 4 10 14 24 38, जबकि वास्तव में 760। तो 760 जो है वो 38 अनुपात का मान है, 38 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या यानी अनुपात 10 का मान, तो आप इसमें कितना से गुना करिएगा, 10 से। बस क्वेश्चन सोल्व। 38 दूना 76, 20, 20 में 10 से गुना करेंगे 200,
यानी कि 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण में 3 4 और 5 3 का अनुपात। दो समान धारिता का बर्तन है, पहला बर्तन में क्या बोला, इसमें पानी और दूध, यानी पहले पानी है, वाटर है और बाद में मिल्क है, तो पानी और दूध में क्या अनुपात है 3:4। और दूसरे बर्तन में देख लीजिए, जो दूसरा बर्तन है उसमें पानी और दूध में क्या अनुपात है, वाटर और मिल्क में, दूसरे बर्तन में वाटर और मिल्क में क्या रेशियो है 5:3, 5:3 का अनुपात है। ठीक है, दूसरे बर्तन में वाटर और मिल्क में पानी और दूध, पानी पहले है दूध बाद में है, यह अनुपात है। अब बोला है कि यदि इनके मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन में के मिश्रण में पानी और दूध में क्या अनुपात होगा। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। पहला बर्तन में पानी और दूध इतना है, पानी और दूध के मिश्रण में यह अनुपात, दूसरा बर्तन के पानी और दूध के मिश्रण में यह अनुपात। अब इस दोनों मिश्रण को अगर तीसरे बर्तन में उड़ेलेंगे तो उस तीसरे बर्तन में कितना होगा पानी और दूध का अनुपात। सबसे पहली चीज की क्वेश्चन में दे रखा था कि समान धारिता, तो दोनों के धारिता को समान करिए। यहां देखिए 4 और 3, इसका धारिता कितना है 7, यहाँ 5 और 3, इसका धारिता कितना है 8। धारिता मतलब कि कुल मिश्रण का मात्रा, पानी दूध मिला के 7 लीटर, यहाँ 8 लीटर, दोनों के मात्रा को बराबर करिए। 7 और 8 कहां जाके बराबर होगा 56 पे, 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल 56, तो इसमें गुना कर लीजिए 8 से और इसमें गुना कर लीजिए कितना से 7 से। ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। आप इसमें भी 8 से गुना, इसमें भी 8 से गुना, तो 8 से तो 8 कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, साथ में धारिता भी इसका बराबर हो जाएगा। अब 8 से गुना करिए तो 8 तिरिक 24 और 8 चौके 32, 7 से गुना करिए 7 पंचे 35 और 7 या 21। देख लीजिए दोनों बर्तन का धारिता बराबर हो गया, 24 32 56, 35 21 56। अब दोनों के मिश्रण को अगर एक तीसरे बर्तन में उड़ेलेंगे तो उसमें पानी और दूध में क्या अनुपात होगा, तो तीसरे बर्तन में पानी कितना जाएगा, तो पहला बर्तन में 24 लीटर पानी है और दूसरा में 35 लीटर पानी है, तो 24 और 35 कितना होगा 59, यानी तीसरे बर्तन में कुल पानी कितना जाएगा 59 लीटर। और दूध कितना, दोनों को मिला रहे हैं ना, तो दोनों का दूध मिल जाएगा 32 और 21, कितना हो जाएगा 32 और 21 53, यानी कि तीसरे बर्तन में ना पानी और दूध में यही अनुपात होगा 59:53 का। क्या अनुपात होगा 59:53 का अनुपात हो जाएगा तीसरे बर्तन में पानी और दूध का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। यहां बोला गया है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी। 3 संख्या में से, पहले तीनों संख्या में हम अनुपातिक संबंध निकाल लेते हैं। 2 गुना तुगुना जब भी बोला जाए तो अनुपात में इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। बोला क्या है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी। जो दूसरा संख्या है वह 2 गुना है किसका, पहला संख्या का 2 गुना है, और तीसरी संख्या की 3 गुनी। इसी के बारे में बोला है, दूसरा संख्या के बारे में ही, कि यह पहला का तो 2 गुना है लेकिन तीसरा का 3 गुना है। अब हम क्या वैल्यू ले कि 1 का 2 गुना 1 का 3 गुना, तो 2 और 3 का गुणनफल क्या होता है 6। तो दूसरी संख्या अगर हम 6 ले लेते हैं तो पहला संख्या क्या ले कि 2 गुना हो जाए, तो पहला संख्या 3 लीजिए, 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। तीसरा संख्या क्या ले कि उसका 2 गुना 6 हो जाए, 2 लीजिए, 2 का 3 गुना 6 हो गया। अब देखो दूसरा संख्या पहला का 2 गुना और तीसरा का 3 गुना है। ठीक है, हमेशा तीसरा संख्या देखिए पहला का 2 गुना और तीसरा का 3 गुना, यही ना था, तो 2 गुना और 3 गुना एक ऐसा संख्या चुनिए जो किसी का 2 गुना और 3 गुना भी हो सकता है। 2 गुने 3 ऐसा संख्या 6 होगा। अब तीनों संख्या का अनुपातिक वैल्यू पता चल गया। बोला है तीनों संख्या का औसत 44। अच्छा, औसत 44 का मतलब क्या है, प्रत्येक संख्या का वैल्यू 44, तो तीनों संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा 44 गुने 3, यही तो होगा। बोला है कि तीनों संख्या का औसत 44, तो 3 संख्या का औसत 44, यानी तीनों का वैल्यू 44 44, तो तीनों का कुल योग 3 गुने 44। अब बोला है पहली और तीसरी का अंतर। 1 सेकेंड ध्यान से देखिएगा, तीनों संख्या का योग यही है, अनुपात में तीनों का योग देखिए 3 6 9 2 11, अनुपात में तीनों का योग 11, जबकि वास्तव में तीनों का योग इतना है। या वास्तविक योग में अनुपातिक योग से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। अब पहली और तीसरी में अंतर बताना है, तो पहली और तीसरी में अंतर अनुपात में कितना 1 का, तो अनुपात 1 का मान निकालना है तो 1 से गुना, यानी जिसका वैल्यू दे रखा है उससे भाग करिए, जिसका वैल्यू पूछा है उससे गुना करिए, आंसर आपका निकल जाएगा। काटिए 11 चौके 44, 4 गुना 3 12 में 1 से गुना करेंगे 12, यानी उन दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना का हो जाएगा आपका 12 का हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।